वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 14 जुलाई 2026 है और आज हम 14 जुलाई 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानिक सिनर। तो इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। फाइनल में उन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर लगातार दूसरी बार जो है विंबलडन का खिताब जो है अपने नाम किया है। उनका यह जो कैरियर का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है और सिनर जो है वर्तमान में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है। उन्होंने लगातार दूसरे बार वर्ल्ड चैंपियन विंबलडन चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया है। विंबलडन जो है विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है और इसका आयोजन जो है ऑल इंग्लैंड टेनिस एंड क्रोके क्लब लंदन में होता है। विंबलडन जो एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो ग्रास कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। तो विंबलडन की शुरुआत कब हुई थी? विंबलडन की जो शुरुआत थी वो सबसे पहले हुई थी 1877 में। तो सबसे पहला जो विंबलडन शुरू हुआ था वो था 1877 में और उसके बाद में फर्स्ट जो ओपन एरा विंबलडन था वो कब शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था 1968 के अंदर। तो फर्स्ट जो ओपन एरा विंबलडन है इसके अंदर क्या था? ये जो ओपन एरा विंबलडन था ये टेनिस का वो युग था जिसमें जो प्रोफेशनल जो टेनिस प्लेयर हैं, मतलब जो पैसे कमाने वाले लोग हैं और जो शौकिया लोग हैं, जो एमेचर पर्सन जो शौकिया तौर के ऊपर जो खेलते थे, उन सबको एक ही ग्रैंड स्लैम में टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत मिली थी। तो 1968 से पहले जो प्रोफेशनल लोग थे वो इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन 1968 के बाद प्रोफेशनल लोग जो हैं प्लेयर्स हैं वो भी इसके अंदर भाग लेना उनको इजाजत मिल गई थी। और 1968 से पहले मतलब 1873 से लेके 1968 से पहले तक जो है सिर्फ और सिर्फ शौकिया जो लोग थे वही खेलते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयुष्मान दिवस। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह निर्णय जो है खेला ओबे दिवस के स्थान पर लिया गया है। इसका उद्देश्य है आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। और यह घोषणा जो है राज्य में नई भाजपा जो सरकार है उसके 100 दिन पूरे होने पर के ऊपर ये की गई है, ये घोषणा की गई है। जो एपीपीएमजेवाई जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सरकारी बीमा योजना है मानी जाती है और इस योजना के तहत जो पात्र जो परिवार होते हैं उनको 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। और इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका किया गया था 23 सितंबर 2018 को इसका शुभारंभ किया गया था। तो ये जो खेला ओबे दिवस है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी खेला ओबे दिवस की जो शुरुआत थी वो 2021 के अंदर हुई थी, जब 2021 के अंदर जो विधानसभा इलेक्शंस थे पश्चिम बंगाल के, उसके अंदर जब टीएमसी की शानदार जीत हुई थी और उसमें जो ये खेला ओबे जो नारा था वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। तो इसको देखते हुए जो तब की तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, उन्होंने 16 अगस्त को खेला ओबे दिवस जो है उसकी घोषणा की थी। तो अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? वहां के सीएम अभी हैं शुवेंदु अधिकारी। और वहां के गवर्नर कौन है? वहां के गवर्नर हैं अभी आरएन राय। और कैपिटल क्या है इसकी? पश्चिम बंगाल कैपिटल है कोलकाता। तो याद रखना 16 अगस्त को पश्चिम बंगाल सरकार ने आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर ने बनाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। तो गुजरात के अहमदाबाद ने 1 घंटे में 3.61 लाख मतलब 3,61,000 पौधे 1 घंटे में लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह अभियान जो है अहमदाबाद नगर निगम द्वारा बधाज में आयोजित किया गया था और पौधारोपण के लिए जो मियावाकी जो तकनीक है उसका उपयोग किया, जिसमें क्या है कि कम स्थान में तेजी से घने जंगल विकसित किए जा सकते हैं। और इस अभियान में 25,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने भाग लिया और शहर के हरित क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य रखा। और इन 25,000 स्वयं सेवक थे, इसके अंदर कौन कौन थे? इसके अंदर जो थे स्कूल स्टूडेंट्स थे,
लॉ इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, एनसीसी और एनसीसी के कैडेट्स हो गए, और वहाँ के जो हैं लोकल जो रेजिडेंट्स थे, उन सब ने वहाँ इस जो अभियान के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 1 घंटे में 3,61,000 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और यह अभियान कब किया गया था? यह अभियान जो है 12 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया था बदाज में। और मियावाकी तकनीक के जो तकनीक इसके अंदर उपयोग की गई, उसका विकास, उसका जो फाउंडर थे वो कौन थे? उसके फाउंडर थे जापानी वनस्पति शास्त्री थे अकीरा मियावाकी। तो उन्होंने इस मियावाकी तकनीक का खोज की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कितने महत्वपूर्ण क्रू मॉडल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। तो इसरो ने गगनयान मिशन के लिए 3 महत्वपूर्ण क्रू मॉडल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इसके अंदर पहला है क्रू मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है इसको शॉर्ट फॉर्म होगी CMUS, और इसकी दूसरा है अम्बिकल सेपरेशन मैकेनिज्म और एपेक्स कवर सेपरेशन सिस्टम। इन प्रणालियों का उद्देश्य क्या है कि वायुमंडल में के अंदर पुनः प्रवेश री एंट्री के दौरान पैराशूट डिप्लॉयमेंट तथा समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इन सफल परीक्षणों के साथ भारत के पहले जो मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान की तैयारियों को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। CMS जो है क्रू मॉडल ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो समुद्र में उतरने के बाद जो क्रू मॉडल है उसको सीधी स्थिति में लाने का कार्य करता है। गगनयान जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है और इस मिशन का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा लोअर ऑर्बिट के अंदर, अर्थ ऑर्बिट के अंदर भेजना है। और इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है इसरो की फुल फॉर्म। हमारा अगला क्वेश्चन है, नमस्ते डे 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता। तो नमस्ते डे 2026 का जो आयोजन है वो 14 जुलाई 2026 को कोलकाता में किया जाएगा। यह कार्यक्रम जो है नमस्ते स्कीम की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है स्वच्छता कर्मियों को, सैनिटेशन जो वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा, सम्मान और आजीविका को बढ़ावा देना। और इस मिशन के तहत जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग जो सफाई होती है मैनुअली रूप से उसको घटा करके मैकेनाइजेशन है, मतलब मशीनों का जो यूज है उनका ज्यादा उसको बढ़ावा देना है, मशीनीकरण को। तो नमस्ते का जो फुल फॉर्म वो है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। यह योजना जो है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय MoHUA और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाती है। योजना का उद्देश्य है सीवर एवं सेप्टिक टैंक की मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना तथा स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो याद रखना नमस्ते डे 2026 जो है वो कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश पर वर्ष 2017 से लागू यात्रा प्रतिबंध वापस ले लिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यमन। तो विदेश मंत्रालय ने यमन की जो यात्रा थी वर्ष 2017 से जिसके ऊपर जो प्रतिबंध लगा रखे थे, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन थे, उनको वापस लेने की घोषणा की है। यह आदेश जो है पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 19D के तहत जारी किया गया। हालांकि भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को यमन की गैर आवश्यक, मतलब जरूरत न होने पर वहां की यात्रा न करने की सलाह जारी रखी है। यमन में रह रहे भारतीय नागरिकों को रियाद स्थित भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराने और सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यमन में जो है 2014 से गृह युद्ध जारी है और भारत ने 2017 में सुरक्षा कारणों को मद्देनजर रखते हुए यमन की यात्रा पर विशेष शर्तें लागू की थी। और यमन की राजधानी क्या है? यमन की राजधानी है सना। यमन की राजधानी क्या है? वो है सना। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? येमेनी रियाल यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के अभी प्रेजेंट कौन है? प्रेसिडेंट है रसाद अल अलीमी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी की फेलो FRS बनने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सौम्या स्वामीनाथन। तो सौम्या स्वामीनाथन जो है वो औपचारिक रूप से रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलो जो है वो बन गई है, उनमें शामिल किया गया है। वे रॉयल सोसाइटी की फेलो बनने वाले दूसरे भारतीय महिला वैज्ञानिक है। और इससे पहले जो है 2019 के अंदर प्रोफेसर गगनदीप कांग जो है वो रॉयल सोसाइटी की फेलो बनी थी। और यह
उन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया था। स्वामीनाथन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रह चुके हैं और टीबी वैक्सीन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जानी जाती है। रॉयल सोसाइटी की जो स्थापना है वो कब की गई थी? वो की गई थी 1660 में लंदन के अंदर यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। और एफआरएस जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एफआरएस जो है इसकी फुल फॉर्म होगी फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। वर्तमान में जो है सौम्या स्वामीनाथन जो है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है तथा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की प्रधान सलाहकार प्रिंसिपल एडवाइजर भी है। तो याद रखना कि रॉयल सोसाइटी की फेलो बनने वाली दूसरी महिला वैज्ञानिक कौन है? वो है सौम्या स्वामीनाथन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। तो भारत ने 56वें इंटरनेशनल जो फिजिक्स ओलंपियाड है IPHO 2026 में 5 स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। इस उपलब्धि के साथ साथ भारत, चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया, ताइवान के साथ संयुक्त रूप से विश्व नंबर 1 रूस ग्रुप जो है विश्व नंबर 1 रहा। और प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो 5 से 12 जुलाई 2026 के दौरान बुकारामांगा, कोलंबिया में हुआ और 2018 के बाद यह दूसरी बार है जब भारतीय टीम के सभी 5 छात्रों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में 87 देशों के 87 कंट्रीज ने हिस्सा लिया और उनके 381 जो स्टूडेंट छात्र थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? वो क्या प्रोफेसर अन्वेष मजूमदार और प्रोफेसर लीना जोशी ने किया। भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम का संचालन जो है होमी भाभा विज्ञान क्षेत्र HBCSC द्वारा किया जाता है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? वो जीते हैं टोटल 5 पदक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICAI ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान ICAI ने ICAI ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026 का जो पहला संस्करण है वो नई दिल्ली में आयोजित किया है। इस शिखर सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विषय जो था, मुख्य विषय इसका ये था ICAI ग्लोबल ऑर्बिट फ्रॉम GCS टू ग्लोबल लीडरशिप। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो है में भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स के लिए वैश्विक अवसर, कौशल विकास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना। यह शिखर सम्मेलन देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी समिट सीरीज जो है उनका पहला आयोजन है। ICAI की जो स्थापना है वो 1949 के अंदर की गई और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के तहत की गई थी। भारत में 2100 से अधिक जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कार्यरत हैं और GCC में लगभग 23.6 लाख पेशेवर कार्यरत हैं और ये लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करते हैं। तो याद रखना ICAI जो है ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026 का पहला संस्करण कहाँ किया गया? वो किया गया न्यू दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल विस्टा एरिया का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्तव्य भवन क्षेत्र। तो नई दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा एरिया का जो नाम बदलकर कर्तव्य भवन एरिया कर दिया गया है। इस क्षेत्र में सरकारी कार्यालय, कर्तव्य पथ तथा कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंतर्गत बनने वाली इमारतें शामिल है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि केंद्र सरकार के जो विभिन्न मंत्रालयों को एकीकृत प्रशासनिक परिसर, इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में लाना। इस परियोजना के तहत बनने वाली 10 इमारतों में से 3 इमारतें पूरी हो चुकी हैं जिन्हें कर्तव्य भवन नाम दिया गया है। राजपथ का नाम 2022 में जो बदलकर क्या किया गया था? कर्तव्य पथ किया गया था और पहले कर्तव्य भवन का उद्घाटन अगस्त 2025 में किया गया था। और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट परियोजना के तहत 10 प्रशासनिक भवन बनाए जा रहे हैं। तो याद रखना सेंट्रल विस्टा जो एरिया है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उसका नाम कर दिया गया है कर्तव्य भवन क्षेत्र या कर्तव्य भवन एरिया। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।